हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। हम लोग क्लास 10th की लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने रिफ्लेक्शन तक की बातें कर ली थी और लाइट में रिफ्लेक्शन के बाद हमारा फिनोमेना आता है रिफ्रैक्शन। बट रिफ्लेक्शन में भी हमें मिरर्स का केस अभी डिस्कस करना बचा था। तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास 10th। राइट, तो भाई हम आपको वेलकम कर रहे हैं इस की कॉन्सेप्ट्स में। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने अभी रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा प्लेन मिरर के बारे में और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और उनकी इमेज फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक नया फिनोमिनन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन, वो भी ऐसा जो आपके तीर की तरह आपके दिमाग में सभी कॉन्सेप्ट्स घुस जाएंगे। राइट, और उसके बाद हम इस की कॉन्सेप्ट्स के बाद आपके लिए लाने वाले हैं सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, बट प्रोवाइडेड आपने पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ज़रूर देखा हो। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। आज कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 से। रिफ्लेक्शन, आपको पता ही था कि किसी प्लेन सरफेस से बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ही क्या कहलाता है बेटा, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अगर आप सुबह उठते ही शीशा देखते हैं तो सही देखते हैं, वो एक कहलाता क्या है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर आखिर है क्या, इसे समझते हैं। A plane mirror is a flat reflective surface that forms images by reflecting the light। तो भाई रिफ्लेक्शन में तो तुम्हें पता ही है कि किसी प्लेन सरफेस से लाइट बाउंस बैक कर जाती है तो उसी को तुम रिफ्लेक्शन कहते हो। और अगर ये जो सरफेस है वो एकदम प्लेन हो, फ्लैट हो, तो आप उसे क्या कहते हो, प्लेन मिरर कहते हो। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अच्छा, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो क्या एक्चुअली आप उधर चले जाते हो? नहीं ना, यानी जो इमेज बन रही है वो एक वर्चुअल इमेज है। इमेज इज अपराइट एंड सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट। उसकी ओरिएंटेशन एकदम सेम होती है जैसी आपकी होती है। जैसे अगर आपका सर ऊपर है तो शीशे में भी जब आप देखते हैं तो सर ऊपर ही दिखता है और पैर आपके नीचे दिखते हैं। राइट, यानी ये एक इमेज इरेक्ट की फॉर्म होती है। इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट एंड राइट आर स्वैप्ड। इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बेटा प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसी वजह से जब आप एम्बुलेंस को देखते हैं तो वो एम्बुलेंस के ऊपर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो एम्बुलेंस नॉर्मली नहीं लिखा रहता है, उल्टा उल्टा लिखा रहता है, ताकि उसकी रिफ्लेक्शन जब प्लेन मिरर में पड़े तो वो सीधा सा दिखाई दे, यानी लिटरली इन्वर्ट होके दिखाई दे। इसी कारण से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है ताकि उसे रास्ता मिल जाए और आगे वाली गाड़ियाँ साइड में हो जाएं। आइए, Images appears to be same distance behind the mirror as in the front। तो भाई शीशे में आपको पता है कि आप जितनी दूर शीशे से खड़े होते हैं आपकी इमेज भी उतनी ही दूर बनती है शीशे से। यानी अगर आपके और शीशे के बीच में डिस्टेंस है x तो इमेज और शीशे के बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा, x का। एक और ख़ास बात ये होती है कि अगर आपकी हाइट h है तो पूरी इमेज अगर आपको अपनी देखनी है शीशे में तो शीशे की जो मिरर की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए h/2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब प्लेन मिरर के बारे में तो हमने काफ़ी डिस्कशंस कर लिए हैं। बात करते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जैसा आपको वर्ड स्फेरिकल से समझ में आ रहा है कि ये किसी स्फीयर टाइप के मिरर से बना होगा, तो हाँ, ये एक स्फीयर टाइप के मिरर से ही बनता है। स्फीयर टाइप के मिरर्स को आप काट देते हो और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ये वाली हो जाती है तो कॉनकेव मिरर होता है और ये वाली रिफ्लेक्टिंग हो जाता है तो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप जीवन में कभी भी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, कर्व्ड इनवर्ड लाइक द इनसाइड ऑफ अ बॉल। तो कॉनकेव मिरर आपका कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ये वाली होती है। राइट, कॉनकेव मिरर यानी केव में अगर लाइट जा रही है तो वो कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। ध्यान रखिएगा, कॉनकेव में क्या है,
केव वर्ड है, केव यानी गुफा। अगर गुफा में लाइट जाके रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। और वहीं बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में ठीक इसका उल्टा होता है, लाइट इस पोर्शन पे रिफ्लेक्ट करती है और बाउंस बैक करती है, राइट। फोकसेस लाइट रेज टू अ सिंगल पॉइंट। कॉन्वेक्स मिरर जो कि एक कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है, वो कोशिश करता है कि सारी लाइट रेज जो उस पर पड़ रही हैं वो एक जगह ही आके कन्वर्ज करें। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर की बात की जाए तो बेटा जैसा नाम कह ही रहा है वैसा काम भी है इसका, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, कर्व्ड आउटवर्ड होता है। यानी अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे बना दूं तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कर्व्ड आउटवर्ड रहेगा एंड बैक ऑफ द स्पून, जैसे चम्मच की पिछला हिस्सा होता है ना, तो वैसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर भी होता है। डाइवर्ज लाइट्स इमेजेस फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड अपराइट एंड डिमिनिश्ड। तो बहुत खास ये प्रॉपर्टीज़ है। कोई भी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी बनती हैं बेटा, वो बनती हैं वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट होता है उससे बहुत ही हल्की इमेजेस बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर से। आइए बात करती हूँ इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, साइन कन्वेंशन की। आखिर हम साइन कैसे लेते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी रे को U को पॉजिटिव ले, V को पॉजिटिव ले, क्या होगा समझते हैं। देखो बेटा, जैसे ये आपके सामने एक मिरर है, कोई भी ले लो, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी क्या है बेटा, हाइट अपवर्ड्स है। यानी कोई भी चीज़ अपवर्ड रहेगी तो वो क्या है, पॉजिटिव रहेगी। वहीं बात करें डाउनवर्ड रहेगी तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव। अब देखो अगर इंसिडेंट रे की तरफ, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है और आप डिस्टेंस भी ऐसे नाप रहे हैं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव। वहीं उल्टी दिशा में अगर आप डिस्टेंस माप रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। समझ में आई बात। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जो है, अगर आप उसी डायरेक्शन में लेंथ को नाप रहे हैं तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। वहीं अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है। एक अपराइट और लेटरली डाउनवर्ड का ऑप्शन है, और एक है आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के लिए। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव रहेगा और उसके ऑपोजिट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। अब बात करते हैं जो एक ऐसे टॉपिक की जिसमें हर बच्चा उससे भागने का प्रयास करता है। तो बिल्कुल भी भागो मत, मैंने सभी इमेज फॉर्मेशन को एक टेबल में सजा दिया है ताकि आप उसकी सारी बातें एक ही जगह पे सीख जाएं। जो पहली बात है वो ये है कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर जिसे आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, उसमें क्या खास बात है हर एक पोजीशन की हम जानेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, यानी बहुत दूर रख दें मिरर से, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, बहुत डिमिनिश्ड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड, इन्फिनिटी के तो पहले है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में है। तो इसकी इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिमिनिश्ड होती है और रियल एंड इन्वर्टेड भी होती है। बात करते हैं बेटा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनती है, सेम साइज की बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बात करते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है इसकी इमेज, एनलार्ज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बहुत खास बात देखो तो नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही है कॉनकेव मिरर में। बस एक केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट का, जिसे हम थोड़ी देर में समझेंगे। बात करते हैं एट एफ की। अगर एफ पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसी बनेगी, एट इन्फिनिटी होगी। और एट इन्फिनिटी कोई चीज़ बन रही है तो आप उसका नेचर बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। बात करते हैं बेटा बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर मिरर के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तब आपका जो इमेज है वो बनता है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर।
वो कैसा होता है, एनलार्ज्ड होता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है। यानी वर्चुअल और इरेक्ट का नेचर सिर्फ एक केस में आता है जब पोल और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखें। खास बात यह है कि इस केस में जो इमेज भी बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, एनलार्ज बन रही है और वेरी इंपॉर्टेंट वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। आपके बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस केस में कॉन्केव मिरर द्वारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो आपको पता है बिटवीन पोल एंड फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आइए बात करते हैं ये तो इमेज फॉर्मेशन है बेटा, ये तो इमेज फॉर्मेशन है आपका। इसे आप बाय प्रैक्टिस, आपने एक बार नेचर याद कर लिया कि भाई इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो कहाँ बनेगा। तो उसके बाद आप फॉर्मेशन कुछ भी मतलब मुश्किल नहीं है आपके लिए, आप आराम से कर लेंगे। आपको बस वो टेबल दिमाग में होनी चाहिए। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। उसमें बेटा बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ दो ही केस बनते हैं। एक बनता है एट इन्फिनिटी का केस और एक बनता है एट इन्फिनिटी का केस और एक बनता है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल का केस। तो एट इन्फिनिटी पे पोजीशन ऑफ इमेज बनती है फोकस पे, बहुत हाईली डिमिनिश्ड होती है, पॉइंट साइज होती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। दूसरी बात करें तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो आपकी इमेज बनती है बिटवीन पोल एंड फोकस, डिमिनिश्ड बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अगेन इस टेबल को अगर आपने दिमाग में रखा है तो आप ये दोनों इमेज फॉर्मेशन आराम से कर लेंगे, राइट। आइए मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन को समझते हैं। मिरर फॉर्मूला अगर मिरर की बात की जाए तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u / 1/f। तो किसी भी मिरर की फोकल लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, 1/v यानी कितनी डिस्टेंस है आपकी इमेज की फ्रॉम द पोल, कितनी डिस्टेंस है आपकी ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द पोल। अच्छा, एक खास बात यह है कि ये पूरे फॉर्मूला को आप साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। यानी v और u को आपको प्रॉपरली मेजर करना पड़ेगा कि आप डिस्टेंस कहाँ से नाप रहे हैं। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नाप रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगा और उसके ऑपोजिट नाप रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। और मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये होता है हाइट ऑफ द इमेज ओवर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा इससे आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल देखने को मिले हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, जो कि एक दूसरा फिनोमिना है आपके लाइट चैप्टर का। तो रिफ्रैक्शन इज व्हाट, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कभी भी लाइट रे पास हो रही है तो वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप इस पेन को किसी ग्लास में रख दें और उसमें पानी भरा हो तो ये पेन आपको हल्की सी बेंड दिखती है। या आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी बीकर में अगर पानी भरा हो और आप उसमें कोई चीज़ कॉइन रख दें या कोई चीज़ उसके नीचे तली पे रख दें तो वो थोड़ी सी ऊपर साइड दिखती है, एक्चुअल डेप्थ से थोड़ी ऊपर दिखती है। वो क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट। अच्छा, होता क्यों है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कारण जान लो। बिकॉज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स इन्वॉल्व। तो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं जिसमें लाइट रे पास कर रही है उसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वेरी करता है, राइट। अब देखिए जो केसेस हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप पेंसिल को अगर आप डालेंगे और उसमें पानी है तो इस जगह पे आपको समझ में आ रहा होगा कि पेंसिल आपको हल्की सी टूटी हुई दिख रही है। वहीं बात करें सेम केस तो यहाँ पे भी आपको क्या लग रहा है, पेंसिल आपको हल्की सी टूटी हुई लग रही है। ये किस वजह से होता है बेटा, ये होता है आपका ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, जो कि आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कहते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि अगर लाइट रे किसी पहली मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है तो वो रिफ्रैक्ट करेगी या डिफ्लेक्ट करेगी। कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल डिफ्लेक्ट करेगी, और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट करेगी।
राइट। इसका फॉर्मूला बेटा ये, मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। ये इंसिडेंट रे आई नॉर्मल से θ1 एंगल पे जा रही है, जब रिफ्रैक्ट कर रही है तो नॉर्मल से θ2 एंगल बना रही है। उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं n1 sin θ1 इज इक्वल्स टू n2 sin θ2। n1 और n2 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होते हैं दोनों मीडियम के, और θ1 और θ2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन होता है दोनों ही मीडियम का, राइट। आइए बात करते हैं आगे, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं आगे, ये कुछ रियल लाइफ में आपके रिफ्रैक्टिव इंडेसेस दिए हुए हैं डिफरेंट मीडियम्स के। तो इस टेबल को भी अपने NCERT के बुक में तो आपने ज़रूर देखा होगा, और आप सेम यहाँ पे भी देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपसे डेटाबेस सवाल में आ सकता है, राइट। आइए अब समझते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल को। कभी भी लाइट रे अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, या क्या रेयर से डेंसर की भी बात होती है? नहीं, क्रिटिकल एंगल के केस में हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ही बात होती है। क्यों ऐसा होता है अभी हम समझते हैं। क्रिटिकल एंगल होता क्या है पहले ये समझिए। मान लीजिए जैसे ये डेंसर मीडियम है, राइट, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। आपको पता है जब डेंसर से रेयर में लाइट रे जाती है तो इट डिफ्लेक्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लीजिए आपने किसी एंगल पे भेजा, मान लीजिए आपने किसी एंगल पे भेजा इस लाइट को, ये एंगल है आपका आई, तो ये क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। मान लीजिए आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाया, तो ये और डिफ्लेक्ट की, और ऐसा डिफ्लेक्ट की कि ये इंटरफेस से पास कर गई, यानी रिफ्लेक्टेड रे इंटरफेस से पास कर गई। इन दैट केस ये जो एंगल होगा उसे आप क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब आपके मन में सवाल होता है कि क्यों नहीं डेंसर से रेयर से डेंसर क्यों नहीं कर सकते? रेयर से डेंसर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रेयर से डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्ट करती है, यानी ये जो एंगल्स हैं ये और कम होता जाएगा और ये इंटरफेस से और दूर होती जाएगी। इसीलिए क्रिटिकल एंगल के केस में हमेशा हम केस लेते हैं डेंसर से रेयर का, ना कि रेयर से डेंसर का। आइए अब इसी क्रिटिकल एंगल पे ही बेस्ड होता है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर लाइट रे को इंसिडेंट किया जाए मोर देन द क्रिटिकल एंगल तो वो एक्सपीरियंस करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों? रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आप इंसिडेंट रे लाइट कर रहे हैं तो क्या होता है, जो लाइट रे होती है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब बात करते हैं बेटा लेंसेज की। मिरर्स की बातें बस यही तक थी, अब समझते हैं लेंसेज को। तो पहले लेंस होता क्या है? कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम को अगर हम साथ में रख दें या उसकी कटिंग कर दें कॉनकेव की तरह, कॉन्वेक्स की तरह, कॉनकेव क्या, बल्जिंग अगर कर दें कहीं पे, थिकनेस कहीं बीच में कर दें या थिकनेस अगर साइड में कर दें, तो दो तरह के लेंसेज बनते हैं आपके। कैसे बनते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है और एक कॉनकेव लेंस बनता है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। अच्छा, क्या आपने ध्यान दिया कि इन दोनों का नेचर मिरर से ठीक ऑपोजिट है? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था लेकिन कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है लेकिन कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग हुआ करता था, राइट। तो ये कॉन्वेक्स क्यों कन्वर्ज करता है? बिकॉज इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज टू द फोकल पॉइंट। एंड इट कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस क्यों है? बिकॉज इट डाइवर्जेस ऑल द लाइट रेज। कॉनकेव लेंस की बात की जाए बेटा तो ये थिक होता है ऑन दी साइड्स और थिन होता है बीच में। वहीं बात करें कॉन्वेक्स लेंस की तो थिक होता है आउटसाइड एंड थिन होता है इनसाइड। अब एक बहुत ज़रूरी बात करते हैं लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्मेशन की। अगेन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मिरर का केस तो मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, अब आप लेंस का केस भी समझ ही जाइए। बात करती हूँ कॉनकेव लेंस जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस जो कन्वर्जिंग मिरर का केस था, यानी जो कॉनकेव मिरर का केस था, वही सारी बातें कॉन्वेक्स लेंस में बैठती हैं। एट इन्फिनिटी बात की जाए तो उसकी जो फोकल लेंथ एट फोकस पॉइंट उसकी इमेज का फॉर्मेशन होता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होता है और रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बात करें बियॉन्ड
f2 फोकल लेंथ, तो बिटवीन f2 एंड 2f2 होता है डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनती है इमेज। बात करती हूँ एट 2f1, अगर ऑब्जेक्ट को रखा हो तो एट 2f2 यानी सेकंड फोकल पॉइंट पे ही बनती है। और ये सेकंड फोकल पॉइंट मिरर के केस में क्या था बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं इसमें सेम साइज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बिटवीन f1 एंड 2f1 बियॉन्ड f2 बनती है इमेज, एनलार्ज बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर एट फोकस f1 है तो एट इन्फिनिटी बनती है और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर हम रख रहे हैं तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा, एनलार्ज बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट रखेगा। यानी आपको देखने के बाद ये ज़रूर समझ में आया होगा कि अगर आपने मिरर का केस अच्छे से कर लिया है तो आप लेंस का केस और अच्छे से कर पाएंगे। यानी अगर आपने कॉनकेव मिरर पढ़ लिया तो आप कॉन्वेक्स लेंस बढ़िया से कर लेंगे, अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से कॉनकेव लेंस भी कर ले जाएंगे, राइट। आइए बात करती हूँ आपकी दूसरे लेंस की, जिसे आप मिरर के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर, ये अगर आपने टेबल याद कर लिया तो इमेज फॉर्मेशन एक बच्चों का खेल है। बच्चे तो आप वैसे खुद भी हैं, लेकिन आपसे भी छोटे, वो चिंटू का खेल है, राइट। तो ख्याल रखिएगा इस बात का। अब बात करती हूँ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अगेन इसमें सिर्फ दो ही केस बनते हैं, जैसे पहले वाले केस में मिरर के केस में बनते थे, राइट। तो एट इन्फिनिटी फोकस f1 पे बनता है, हाईली डिमिनिश्ड बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बनता है, डिमिनिश्ड बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ये दोनों कंडीशंस अगर आपको याद है तो इमेज फॉर्मेशन अगेन उस चिंटू का खेल है, राइट। आइए बात करते हैं लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। उस केस में क्या होता था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। अगेन आपको ये फॉर्मूला विद द साइन कन्वेंशन ही यूज़ करना है और साइन कन्वेंशन वही वाला यूज़ करना है जो आप पढ़े हैं। आइए बात करती हूँ मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन उस केस में माइनस v/u था और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्लस v/u हो रहा है, राइट, प्लस v/u। तो ये माइनस का थोड़ा ख्याल रखना, मिरर में माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं है, और यहाँ पे माइनस है आपके लेंस फॉर्मूला में और मिरर वाले में माइनस नहीं था, राइट। तो ये है बातें आपकी क्लास 10th के लाइट चैप्टर की। आई होप ये सारे की कॉन्सेप्ट्स आपको दिमाग में तीर की तरह चले गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे पूरे NCERT के सॉल्यूशंस। स्टे ट्यून एंड अभी सारी वीडियोस को मैं लगातार लेके आऊँगी, सभी चैप्टर्स के जो कवर करेंगी आपके सारे की कॉन्सेप्ट्स। तो ज्वाइन करिए हमारी क्लासेस, मेजर कल्शी क्लासेस को। जय हिंद।